नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। कुपोषण बच्चों की लर्निंग स्किल पर असर डाल रहा। दैनिक भास्कर। विवाद विवाद के तहखाने, जनसत्ता। आदिवासी अस्मिता का सवाल, राष्ट्रीय सहारा। हम भ्रष्टाचार मुक्त क्यों नहीं, भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं। इरतानी, इंसानी दिमाग में लगने लगे चिप तो बदल जाएगी दुनिया। अब आर्टिकल विस्तार से। कुपोषण बच्चों की लर्निंग स्किल पर असर डाल रहा है, दैनिक भास्कर। 6 वर्ष पुरानी पोषण योजना पीएम ओवर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट की कोशिश थी बच्चों में कुपोषण की समस्या हर साल 2% कम करना, लेकिन NFHS5 की रिपोर्ट बताती है कि बच्चों में कुपोषण जनित नाटापन व दुबलापन क्रमशः 35.5 और 32.1% है, जबकि एनीमिया की दर बढ़ी है। क्या योजना व्यवहारिक नहीं है या अमल सही नहीं हो पा रहा है, सही नहीं है। जो भी हो, देश के भविष्य के लिए चिंताजनक है। एक ताजा वैश्विक अध्ययन में पाया गया कुपोषण भारत को कॉग्निटिव स्किल ज्ञान ग्रहण क्षमता को कम करता है। इसके बावजूद इसके अतिरिक्त WHO आदि ने भी बताया है कि कुपोषण से बच्चों के भविष्य में बेहतर नागरिक बनने और अपने को उत्पादन प्रक्रिया में उपादेय बनाने की क्षमता पर असर पड़ता है। शायद कुपोषण खत्म करने के दर्जनों कार्यक्रमों के बावजूद अगर 70 वर्षों में हम नाटेपन के दोषों में कई अविकसित देशों के बराबर खड़े हैं, तो इसके पीछे योजनाओं के बनाने और अमल में कोई भारी दोष है। दूसरा कारण है पिछले कई वर्षों में सरकार में बैठे योजनाकारों का जीडीपी पर ज्यादा फोकस करना, जबकि बेरोजगारी कम करने पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है। नौनिहालों के बेहतर कल पर भी ध्यान देना होगा। विवाद के तहखाने, जनसत्ता। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर छिड़ा विवाद अब सुलझने की दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी के ब्याज तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत दे दी। अदालत ने यह फैसला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI द्वारा पेश सबूतों के आधार पर सुनाया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ASI की रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर के अवशेष पर हुई थी, मगर वाराणसी जिला अदालत ने प्रशासन से कहा कि यह 1 हफ्ते के भीतर वहां पूजा पाठ की व्यवस्था कराए। दरअसल व्यासपीठ पिछले 30 वर्षों से बंद था। हिंदू पक्ष का दावा है कि उससे पहले तहखाने में श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, मगर 1991 में जब पूजा स्थल अधिनियम बना तो राज्य सरकार ने उसे बंद करा दिया। दरअसल हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर तोड़कर हुआ है, इसलिए उस पर उसे स्वामित्व दिलाया जाए। यह मामला लंबा खिंचता गया। करीब 500 वर्ष पहले फिर से दावा किया गया, जिस पर त्वरित सुनवाई की व्यवस्था की गई। करीब 2 वर्ष पहले अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में ASI के सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। उस पर रोक लगाने के सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई गई, मगर अदालत ने सर्वेक्षण पर रोक लगा से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले का 6 महीने के भीतर निपटारा हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे 2 समुदायों के बीच तनाव बढ़ने का अंदेशा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्ययनों में ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जिससे साबित होता है कि ज्ञानवापी की जगह पहले हिंदू मंदिर रहा होगा। बताया गया है कि उसमें शिवलिंग के अलावा कई हिंदू प्रतीक और शिलालेख मिले हैं। हालांकि मुस्लिम पक्षकारों ने पूजा स्थल अधिनियम का हवाला देते हुए पूरे विवाद को ही निरस्त करने की अपील की थी, क्योंकि उसमें कहा गया था कि 1947 के पहले से जो पूजा स्थल ऐसे हैं वे 1947 के पहले से जो पूजा स्थल जैसे हैं वे उसी स्थिति में रहेंगे। अयोध्या मामले को इससे अलग रखा गया था, मगर दिसंबर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उस अधिनियम के तहत अगर किसी जगह पर मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा और अगर मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी, यानी एक परिसर में 2 तरह की व्यवस्था नहीं हो सकती। चूंकि ब्याज तहखाने में श्रृंगार गौरी की पूजा पुराने समय से होती आई थी, इसलिए ज्ञानवापी के पक्षकारों का दावा कमजोर पड़ गया। यह छिपा तथ्य नहीं है कि हमारे देश में आक्रांता शासकों ने अनेक पूजा स्थलों को ध्वस्त कर उनकी पूजा अपने पूजा स्थल पर खड़ी कर दी है। उनमें से अनेक के ऐतिहासिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। उन पर स्वामित्व के दावे प्रतिवादे किए जाते रहे, मगर धर्मनिरपेक्षता का संवैधानिक संकल्प की वजह से सरकारें उन मामले में दखल देने से बचती रही। ज्ञानवापी मामले में भी यही रवैया देखा गया। जबकि पूजा स्थल किसी भी समुदाय की आस्था से जुड़े होते हैं, उनकी वजह से किसी भी प्रकार का विवाद या 2 समुदायों के बीच तनाव की स्थिति ही क्यों बनी रहनी चाहिए। वैसे भी अगर किसी विवाद की वजह से सामाजिक तनाव पैदा होता है तो
दो समुदायों के बीच बेवजह दुश्मनी बनी रहती है तो उसका शीघ्र निपटारा हो जाना चाहिए। वाराणसी जिला न्यायालय का फैसला इस दृष्टि से उचित कहा जा सकता। अयोध्या मामले में आया फैसला अब इस तरह के विवादों के लिए एक नजीर है। आदिवासी अस्मिता का सवाल राष्ट्रीय सहारा। केंद्र सरकार लगातार दावे करती रही है कि नक्सलवाद और माओवाद जैसे चरमपंथी संगठनों को प्रभावहीन कर दिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बीते मंगलवार की घटना ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि यहाँ इन संगठनों में की जड़ें जमी हुई हैं। यहाँ माओवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान 3 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए और 15 अन्य घायल हो गए। सुरक्षाकर्मियों की जवाबी कार्रवाई में 6 माओवादी भी मारे गए। यह मुठभेड़ बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर स्थित टेकलगुड़ेम गांव के पास उस समय हुई जब कोबरा कमांडो की 201 बटालियन और सीआरपीएफ की 150 बटालियन का संयुक्त दल तलाशी अभियान चला रहा था। लोकतंत्र में नक्सलवाद और माओवाद जैसी हिंसक विचारधारा का कोई स्थान नहीं है, इसलिए केंद्र की सरकार माओवाद से उत्पन्न गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। अगर पिछले 10 वर्ष की घटनाओं को देखा जाए तो माओवादी घटनाओं में काफी गिरावट आई है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इस पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने 2 तरह की रणनीति बनाई है। पहली, माओवादियों के खिलाफ सघन अभियान चलाना और दूसरी, इससे प्रभावित इलाकों में द्रुत गति से विकास करना। अभी पिछले दिनों में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि देश अगले 3 साल में माओ और नक्सलवाद की समस्या से मुक्त हो जाएगा। माओवाद और नक्सली आंदोलन के उभार के कारणों की पड़ताल करें तो यह तथ्य सामने आता है कि कम्युनिस्ट खेमे आदिवासियों के मन में यह भाव स्थापित करने में सफल रहे हैं कि उनका लगातार शोषण हो रहा है, उन्हें उनके जंगल और जमीन से वंचित किया जा रहा है। ऐसे में उनको इसका प्रतिरोध करना चाहिए। इस बात के आलोक में यह कहा जा सकता है कि जब तक आदिवासियों के मन में यह भाव समाप्त नहीं किया जाएगा कि तब तक नक्सल समस्या से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ जा सकता। इसलिए आदिवासी क्षेत्र में केवल आर्थिक विकास ही जरूरी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ सांस्कृतिक विकास भी आवश्यक है। नक्सल समस्या का संबंध आदिवासियों की अस्मिता से भी जुड़ा हुआ है। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि लोकतंत्र में उनकी अस्मिता का सम्मान हो रहा है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और आदिवासी समाज के लिए हितकारी है। हम भ्रष्टाचार मुक्त क्यों नहीं? भारत की स्थिति भ्रष्टाचार के मामले में बीते सालों से और खराब होती गई है। भारत की स्थिति भ्रष्टाचार के मामले में बीते सालों से और खराब होती गई है। भ्रष्टाचार के मामले में भारत का ओवरऑल स्कोर 39 था, जो इस साल बढ़कर 40 हो गया। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में 180 देशों की सूची में भारत 93वें स्थान पर पहुंच गया था। विशेषज्ञों व उद्योग क्षेत्रों के लोगों के अनुसार 180 देशों व सार्वजनिक क्षेत्र को भ्रष्टाचार के स्तर पर रखा जाता है। इसमें 2/3 से ज्यादा देशों पर जिनमें 2/3 से ज्यादा देशों का स्कोर 100 में से 50 के नीचे है। औसतन स्कोर 43 के आसपास है। 23 देश अपने न्यूनतम स्कोर पर आ चुके हैं। बाकियों ने पिछले दशक में कोई प्रगति नहीं की है, जो दुनिया में बढ़ते भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहा है। डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है। इसके बाद फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे है। हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन और बांग्लादेश की रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है। चीन 76 ने बीते दशक में भ्रष्टाचार के लिए 37 लाख से ज्यादा सार्वजनिक अधिकारियों को दंडित कर आक्रामक कार्रवाई की थी। रिपोर्ट में अंदेशा व्यक्त किया गया है कि अगले वर्ष भी भ्रष्टाचार में लगाम लगाने की दिशा में कोई सार्थक सुधार नहीं होंगे, क्योंकि एशिया प्रशांत क्षेत्र की ये चुनावी वर्ष है। भारत समेत बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सोलोमन द्वीप, दक्षिण कोरिया और ताइवान में चुनाव होने। मोदी सरकार द्वारा लगातार भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की बातें बड़े जोर शोर से किए जाने के बावजूद कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। ईडी और आयकर विभाग के बढ़ते छापे और आय से अधिक आमदनी जुटाने वालों पर सख्तियां होने पर भी समाज में भ्रष्टाचार का दीमक बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार और सरकार की जवाबदेही न होने से विश्व शांति और सुरक्षा पर तो खतरा मंडराता ही है, आम जन में भी निराशा फैल जाती है और व्यवस्था में उसका विश्वास मगा जाता है। भारत के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आनन फानन में नोटबंदी लागू करने के पीछे सरकार की मंशा भले ही देश से काला धन बाहर करने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की थी, जिसमें बड़ी धनराशि खर्च हुई, मगर इसके नतीजे सिफर हैं। इसके रिपोर्ट के बाद इसकी जवाबदेही के लिए समूची व्यवस्था को पाबंद करने की जरूरत को नकारा जाना कतई अनुचित नहीं। भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं। सदन चतुर्वेदी। पाकिस्तान द्वारा सुन्नी आतंकवादी समूह जैश अदल को रोकने में विफल रहने पर ईरान ने पिछले हफ्ते ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर हवाई हमले किए। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की धरती से ईरान विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। जवाब में पाकिस्तानी वायुसेना ने भी ईरानी क्षेत्र में बलूच अलगाववादी शिविरों पर हमले किए। इस्लामाबाद का दावा है कि ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर के दौरान कई आतंकवादी मारे गए। एक बात तो स्पष्ट है कि वर्तमान में पश्चिम एशिया में 2 युद्ध क्षेत्र बनते जा रहे हैं।
जिससे समूचे क्षेत्र में शांति के लिए खतरा बनेगा। युद्ध का पहला क्षेत्र गाजा है, जहां पिछले साल अक्टूबर को हमास के हमलों के कारण इसराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। दूसरे क्षेत्र के रूप में ईरान पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ यह संघर्ष है। प्रश्न उठता है कि क्या इतने के बाद दोनों देशों के बीच टकराव खत्म हो जाएगा, या और यह बड़े टकराव का रूप लेने वाला है। क्या पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करके ईरान को और मजबूत बना दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे संघर्ष के बावजूद अमेरिका ने कभी ईरान की सीमा के भीतर हमला किया हो, ऐसा नहीं जान पड़ता। इसराइल और ईरान ने कट्टर दुश्मन होने पर भी कभी एक दूसरे की सीमा के अंदर आने का जोखिम नहीं उठाया, मगर पाकिस्तान ने ये जोखिम उठाया है। सवाल है कि इसके जवाब में ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है। ऐसा भी माना जा रहा है कि ईरान भारी दबाव में है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल दोनों हमास के हमलों में इसकी भूमिका और फिलिस्तीनी संगठन के सक्रिय समर्थन के लिए पश्चिम एशियाई राष्ट्र पर हमला करने के लिए तैयार है। यमन के हूती समूह और लेबनान के हिजबुल्लाह के समर्थन के कारण अमेरिका ईरान से नाराज है। वहीं इसराइल ने भी जताया है कि हिजबुल्लाह को ईरान बाहरी समर्थन देता रहा तो यह युद्ध को लेबनान तक ले जाने में संकोच नहीं करेगा। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ईरानी एयर स्ट्राइक के हमले पर भारत सरकार ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे आत्मरक्षा के लिए कार्रवाई बताया। नई दिल्ली ने कहा कि ये ईरान और पाकिस्तान के बीच का मामला है। जहां तक भारत का सवाल है, आतंकवाद के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम उन कार्रवाई को समझते हैं जो देश अपनी आत्मरक्षा में करते हैं। जग जाहिर है कि भारत हमेशा से आतंकवाद, खासकर पाकिस्तान की धरती से चलने वाले आतंकवाद को लेकर वैश्विक स्तर पर ध्यान खींचता रहा है और आतंकवादियों के मंसूबों पर कार्रवाई भी करता आया है। हालांकि तेहरान और इस्लामाबाद के बीच संबंधों का इतिहास पुराना है। ईरान के शाह ने 1950 में पाकिस्तान का दौरा किया था और पाकिस्तान को मान्यता देने वाला पहला देश होने का गौरव हासिल किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 2 युद्धों में ईरान में पाकिस्तान का साथ दिया था। 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी वायुसेना की रक्षा में ईरान मजबूती के साथ खड़ा रहा था। 1971 के बाद के युद्ध में भी ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था। बात अगर भारत की है तो ईरान के साथ उसके रिश्तों में सुधार 1970 के बाद से आना शुरू हुआ, जब भारत ने ईरान से बड़ी मात्रा में तेल खरीदना शुरू किया। आज समय ऐसा है जब भारत और ईरान पाकिस्तान द्वारा पोषित सुन्नी कट्टरपंथी समूह से संघर्ष कर रहे हैं। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईरान दौरे से दोनों देशों के बीच जिस दोस्ती की मिसाल दी गई, उसको ईरान ने 1 साल बाद ही कश्मीर पर भारत के खिलाफ दिए बयान से खत्म कर दिया। पश्चिम एशिया में चीन की घुसपैठ ने ईरान को भी नहीं छोड़ा। चीन के $400 अरब के लुभावने निवेश का शिकार ईरान से हुआ है। वैसे देखें तो पाकिस्तान और ईरान के संघर्ष के इलाकों में सबसे ज्यादा निवेश चीन का ही है। चीन ने अब दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की सलाह दी है। दरअसल ईरान और पाकिस्तान का एक दूसरे के इलाकों पर हमला करने से भारत भी प्रभावित होने वाला है। कूटनीतिक रूप से भारत क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मध्य पूर्व के कई देशों के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में मध्य पूर्व में सुरक्षा को लेकर भारत को भी अपने से पहले अपने रुख को बदलने की जरूरत पड़ सकती है। दोनों देशों के बीच तनाव से ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र में प्रभाव पड़ना निश्चित है, क्योंकि ईरान भारत के लिए तेल का महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। इस क्षेत्र में तनाव का मतलब व्यापारिक मार्गों और कनेक्टिविटी प्रभावित होना भी है। पश्चिमी एशिया में अस्थिरता भी भारत के लिए चिंता का विषय है। विशेषकर सऊदी अरब और इराक से ईंधन शिपमेंट पर भारत बहुत अधिक निर्भर है। भारत विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है, जिसमें ईरान और पाकिस्तान दोनों शामिल है, जैसे चाबार बंदरगाह योजना। यह संघर्ष ऐसी पहलों की प्रगति और व्यवहार्यता को प्रभावित करने वाला है। इंसानी दिमाग में लगने लगे चिप तो बदल जाएगी दुनिया। हिंदुस्तान। निरंकार सिंह, पूर्व सहायक संपादक, हिंदी विश्वकोश। विज्ञान हमें बार बार चकित करता है। नए नए आविष्कारों ने मानव जीवन को सरल बनाने में ऐसे ऐसे बदलाव किए हैं कि जिसकी कुछ दशक पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सिक्के जैसी एक डिवाइस या यंत्र, न्यूरल चिप को अपने मस्तिष्क में से जोड़कर आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो एक कंप्यूटर, लैपटॉप और एंड्रॉइड फोन पर लिखकर या बोलकर करते रहे। यह एलन मस्क की कंपनी ने किया है। यह सिक्का बराबर यंत्र चुटकियों में दिमाग का हिस्सा बन जाएगा। लगवाने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि वह कब लग गया। पहले केवल कहा जाता था कि इंसानों के दिमाग में चिप लगाई जाएगी, पर एलन मस्क की कंपनी ने इसे सच कर दिखाया है। यह दुनिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि एलन के स्टार्टअप
न्यूरालिंक ने मानव मस्तिष्क में अपना पहला सफल चिप लगा दिया है। इस तकनीक के से केवल सोचने भर से कई यंत्र काम करने लगेंगे। न्यूरालिंक ने इंसान के दिमाग में सर्जरी के जरिए चिप लगाई है। यह यंत्र मानव के दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधे संपर्क स्थापित करेगा। अगर मानव का प्रयोग कामयाब रहा, अगर मानव अनियंत्रित न हुआ, चिप को कोई प्रतिकूल असर सामने न आया, तो तय मानिए दुनिया बदल जाएगी। दृष्टिबाधित लोग देखने लगेंगे, कमजोर दिमाग के लोग भी विद्वान रूप से देखे जाएंगे, लकवा के मरीज चल फिर सकेंगे और कंप्यूटर भी चला सकेंगे। कंपनी ने इस चिप का नाम लिंक रखा है। सन सितंबर 2023 में मस्क की कंपनी को मानव पर प्रयोग करने की मंजूरी मिली थी। न्यूरालिंक के मुताबिक प्रयोग या परीक्षण उन लोगों पर किया जा रहा है जिनको सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड में चोट या क्वाई क्वाड्रिप्लेजिया है। इस परीक्षण में हिस्सा लेने वालों की उम्र कम से कम 22 साल होनी चाहिए। वैसे एक अनुमान है कि परीक्षण को पुख्ता होने में 6 साल तक लग जाएंगे। ऐसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को डिजाइन किया जा रहा है जो आसानी से प्रत्यारोपित होकर दिमाग के प्राकृतिक तत्वों द्रव्यों के साथ तालमेल बिठा लेगा, जो किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल के संचालन में सक्षम होगा। मस्क ये भी कह चुके हैं कि आने वाले दिनों में लोगों को अपने कंप्यूटर और स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के लिए बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ सोचते ही ये यंत्र काम करने लगेगा। आसान शब्दों में कहा जाए तो टेलीपैथी यानी दिमाग की सोच के सहारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर को ऑपरेट किया जा सकेगा। क्या इस चिप की मदद से हम अपनी तमाम यादों को सहेज कर रख सकेंगे? एलन मस्क ने तो पिछले साल ही दावा कर दिया था कि यह न्यूरल चिप लोगों को उनकी यादों को संभाल कर रखने यानी स्मार्टफोन की तरह की बैकअप मेमोरी बनाने का मौका देगी। इस चिप के जरिए लोगों की याददाश्त को भी बढ़ाया जा सकेगा। हालांकि इस चिप यंत्र के दुरुपयोग की गुंजाइश भी बहुत है। अगर किसी विद्यार्थी को यह चिप लग जाए तो परीक्षा का अर्थ बदल जाएगा, और अगर अपराधी लगा ले तो कितना खतरनाक हो जाएगा। हाँ, इतना जरूर एक पुलिस को सुविधा दी हो जाएगी कि आने वाले समय में शायद ही कोई कभी गुम हो पाएगा। साथ ही इस चिप के सफल होने के बाद शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचेगा जो इस चिप का लाभ न लेना चाहे। भला कौन नहीं चाहेगा अपनी तमाम यादों को संजोना? सबसे दोस्त से जुड़ी बीमारियों के इलाज में इससे काफी मदद मिलेगी। न्यूरल चिप दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है। मस्क इंसानी दिमाग में कंप्यूटर इंटरफेस प्लांट कर इंसानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने की भी चाहत रखते हैं। न्यूरालिंक ने पहले बंदरों पर इसका परीक्षण किया था और उसमें यह उनमें अच्छे से काम कर रहा है। इस चिप को लगाना और निकालना आसान है। 9 अप्रैल 2021 को एलन मस्क ने बताया कि न्यूरालिंक की इस चिप की मदद से एक बंदर आसानी से पोंग नाम का आर्केड गेम खेलना सीख गया था। वाकई अगर यह परीक्षण पूरी तरह सफल रहा तो इंसान ना जाने क्या क्या करने में सक्षम हो जाएगा। धन्यवाद।